Good morning, everyone. Welcome back to the part 3 of your video, English language, how and why. आपके लिए विवेकानंद स्कूल अपनी इंग्लिश टीचिंग की और वी शुड से इंग्लिश लर्निंग की सीरीज में हाउ एंड वाई का पार्ट 3 लेकर आए हैं. It's your support that you liked it very much. Previous 2 parts were appreciated by you very much. That's why we are continuing this video and we are trying to cover all the aspects of English learning, how we should learn, why we should learn, which are the quick and easiest ways. ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं. अगर आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहेंगे सो आप जरूर अच्छा इंग्लिश बोल पाएंगे, लिख पाएंगे और यू विल फील वेरी मच कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ. बस बने रहें और कंटिन्यू सीरियसली जरा स्टडी करें और आप पाएंगे कि आप में पहले से काफी कुछ बेहतर एक बदलाव आप खुद फील करेंगे, जो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के बाद एक बहुत ही ऑब्वियस चीज है. तो हम स्टार्ट करें आज के छोटे टॉपिक्स को, जिसको हमने सेगमेंट वाइज डिवाइड किया है. हमने पिछली वीडियोस में 3 स्टेप्स ऑफ इंग्लिश लर्निंग देखे थे, जिसमें पहला वर्ड पावर के बारे में था कि वर्ड पावर क्यों होनी चाहिए, कैसे सीखी जाए. उसके बाद हमने बात की थी टेंसेस या यूं कहें कि कंस्ट्रक्शन वेज के ऊपर, कि कंस्ट्रक्शन बेस हर लैंग्वेज के जो होते हैं वो सही आने चाहिए. यानी जब हमारी वर्ड पावर अच्छी हो जाए तो उस लैंग्वेज के रूल्स के अकॉर्डिंग हम सही चीज़ों को सही जगह पुट कर पाएं. ये कंस्ट्रक्शन बेस होते हैं, ये सभी लैंग्वेजेस में होते हैं. और थर्ड हमने देखा था इसके बाद कि जब कंस्ट्रक्शन बेस हमें आ जाते हैं, वर्ड पावर हमें आ जाता है, तो कंस्ट्रक्शन बेस में टेंस के अलावा हमें एक और चीज आनी चाहिए. मैंने आपको बताया था कुछ मूड को शो करने वाले, जैसे एडवाइस, परमिशन, कैपेबिलिटी, ये सारी चीजें, या पॉसिबिलिटी, ये सारी चीजें जो होती हैं, इन्हें एक्सप्रेस करने के लिए हमें कुछ मॉडल सीखने होते हैं. ये मॉडल वर्ब्स या ऑक्सिलियरी वर्ब्स कहलाते हैं. ये कभी कभी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह से यूज हो जाते हैं, इसलिए इन्हें ऑक्सिलरी भी कहते हैं. जैसा कि आप जानते हैं ऑक्सिलरी का मीनिंग होता है सहायक या असिस्ट करने वाला, सपोर्ट करने वाला. इस तरह से ये 3 स्टेप्स हम देखें और इसके अंदर काफी इसकी सब कैटेगरीज हैं या काफी छोटे छोटे इसके और सेगमेंट्स हैं. हम अभी वर्ड पावर पर थे और वर्ड पावर में हमने कई चीज़ें देखी. मैंने आपको बताया कि सबसे पहले वर्ड पावर को कैसे बढ़ाएं, सिचुएशनल लर्निंग के थ्रू. आसपास की चीज़ों को नोटिस करें, याद करें, उनके वर्ड्स को पता करें. उसके बाद हमने और भी कई चीज़ें देखी, जैसे रूट वर्ड्स को देखा, अम्ब्रेला टर्म के बारे में जाना. उसके बाद हमने देखा कि कुछ वर्ड्स जो क्रिएट किए गए हैं, विच वर क्रिएटेड इन अ सर्टेन वे, जैसे कि हमने एक्रोनिम्स को देखा, एब्रिविएशंस को देखा, कॉन्ट्रैक्शंस को देखा. इसी पर हम एक छोटी सी डिस्कशन एक और करेंगे कुछ मिनट्स का. उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन बेस के बारे में आगे बात करेंगे. सबसे पहले चूंकि अब हम बात वर्ड पावर की ही कर रहे हैं, ये एक बहुत ही लार्ज एरिया है, इसलिए शायद हमें इसको कवर करने में कुछ समय लग रहा है, पर आप बिल्कुल भी बोर ना हो, बिकॉज हर लैंग्वेज में सबसे पहला और जो बेसिक जो फाउंडेशन होता है वो उस लैंग्वेज के वर्ड्स होते हैं. जितने अच्छे, जितने ज्यादा वो हमें आएंगे, उतना ही हमारा लैंग्वेज वो स्ट्रांग हो जाएगा. तो हम वर्ड पावर में अभी हमने जो बात की थी वो सिंपल वर्ड्स के बारे में थी. आज हम उसी में आगे बढ़ते हुए कुछ नया देखेंगे. जैसे हम देखेंगे आज फ्रेजल वर्ब्स के बारे में, और हम देखेंगे फ्रेजेस क्या होती हैं, व्हाट आर फ्रेजल वर्ब्स एंड व्हाट आर द फ्रेजेस. ये भी वर्ड पावर के अंदर आने वाली कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं. सबसे पहले हम बात करें फ्रेजल वर्ब की. फ्रेजल वर्ब क्या है? फ्रेजल वर्ब्स जो है दे आर एक्चुअली अ वर्ब. हम इस तरह से इसको लें, अ वर्ब इज कॉम्बिनेशन ऑफ, a verb is combination of, or I should say a phrasal verb is combination of a verb plus a preposition, या verb plus adverb. यानी जब हम किसी वर्ब को
उस शब्द को किसी प्रपोजिशन या एडवर्ब के साथ जोड़ देते हैं और वो अपने बेसिक मीनिंग से एक न्यू मीनिंग क्रिएट करता है, तो वो फ्रेजल वर्ब कहलाता है। इसके कई एग्जांपल्स हम डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। लिखने में भी हमें फॉर्मल और इनफॉर्मल राइटिंग में वो हमें इनफॉर्मल स्पीकिंग में और फॉर्मल राइटिंग में वो हमें काफ़ी देखने को मिलती है फ्रेजल वर्ब्स जो हैं। फ्रेजल वर्ब्स हम कैसे इसका एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि कैसे हम इसे अच्छे से याद करें या समझें। हम देखें कि जब कोई वर्ब एक एडवर्ब या प्रपोजिशन के साथ मिलकर नया मीनिंग बनाए तो वो किस तरह से वो फ्रेजल वर्ब होती है, उनकी पहचान या उनको यूज करना। हम एक एग्जाम्पल देखें, जैसे एक वर्ब हम लेते हैं लुक। लुक के साथ हमने एक दूसरा वर्ड जोड़ा, उसको ऐड किया आफ्टर। तो लुक आफ्टर, लुक का अपने आप एक अलग मीनिंग है, आप जानते हैं, पर जब हम इसको लुक के साथ आफ्टर को ऐड कर देते हैं और एक ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन बन जाता है और हम फिर इसको प्रोनाउंस करते हैं लुक आफ्टर। तो लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? किसी की देखभाल करना। तो वो उसके बेसिक मीनिंग से, क्योंकि लुक का बेसिक मीनिंग अलग है, आफ्टर का बेसिक मीनिंग अलग है, पर दोनों को ऐड करने पर दे क्रिएट अ न्यू मीनिंग। मींस हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स वी कैन से two different words having different meanings, when they are joined together and they create a new meaning, that is called phrasal verbs. phrasal verbs से यूज करना, उनके थ्रू कम्युनिकेट करना आजकल बहुत ट्रेंड में है। इससे यह माना जाता है कि आपकी जो स्पीकिंग स्किल है वो नेटिव लेवल की है, मतलब बिगिनर्स लेवल से आगे जाकर आप बिगिनर के बाद जब इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पे जाते हैं तो आप पाएंगे, और खासकर जिनकी मदर टंग भी इंग्लिश है उनमें भी आप देखेंगे कि वो फ्रेजल वर्ब्स का बहुत ही फ्रीक्वेंटली और बहुत ही अबंडेंस में यूज करते हैं। तो फ्रेजल वर्ब्स हमें आने चाहिए। इनका एग्जाम्पल और दूसरा देखें, आप देखिए फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है सी। सी इज अ वर्ब जिसके 3 फॉर्म्स आप जानते होंगे, सी, सॉ, सीन। इसी सी के साथ जब हम एक वर्ड जोड़ दें टू, टू इज अ प्रीपोजिशन, जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा कि टू प्रीपोजिशन को या एडवर्ब को ऐड कर देते हैं, तो यहां हमने टू प्रीपोजिशन को ऐड किया। तो सी टू का मतलब क्या होगा? किसी भी चीज का अरेंजमेंट करना। मान लीजिए एक पार्टी है, एक बर्थडे पार्टी है, उसमें सारे डेकोरेशन, सारे अरेंजमेंट्स हो गए हैं, पर कोई एक व्यक्ति जिसे पता चले कि उसमें पार्टी में केक का अरेंजमेंट नहीं हुआ है, तो वो कह सकता है आई विल सी टू द केक। मतलब मैं यहाँ आई विल सी टू मतलब मैं देखूंगा नहीं, बल्कि इसका मतलब ये निकला कि मैं केक का अरेंजमेंट करता हूं। तो सी टू मिलकर अलग अलग एक वर्ड बना देते हैं। अगर हम बेसिक इनके सेपरेट मीनिंग्स देखें तो सी का मतलब देखना, और टू के तो कई मीनिंग्स होते हैं आप जानते हैं। तो ये सी टू जब कंबाइन हो जाता है तो एक अलग मीनिंग क्रिएट करता है, तो इसको हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। ये हमारे मेन फॉर्मल वर्ड्स की जगह पर यूज होते हैं। अब फ्रेजल वर्ब जो है फॉर्मल वर्ड्स की जगह कैसे यूज होते हैं? हम एक फॉर्मल वर्ड लेते हैं, जैसे हमारा एक वर्ड है कैंसिल। कैंसिल यानी किसी भी चीज को रद्द करना। अगर हम कैंसिल के लिए एक दूसरी फ्रेजल वर्ब देखें तो वो क्या होगी? कॉल ऑफ। इसको हम एक एग्जांपल में देखें। मान लीजिए कोई मीटिंग है जिसे हमने कैंसिल किया है, तो आप कहेंगे द मीटिंग वॉज कैंसल्ड ड्यू टू हैवी रेन। हैवी रेन की वजह से मीटिंग कैंसिल हो गई। लेकिन जब इसकी जगह फ्रेजल वर्ब यूज किया जाएगा तो वो क्या होगा? द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू हैवी रेन। तो कैंसिल की जगह आप कॉल ऑफ का यूज कर सकते हैं। यहां आप देखिए कॉल एक वर्ब है और हमने उसे ऑफ से कंबाइन कर दिया, तो उसने एक नया ही मीनिंग क्रिएट किया। तो ये फ्रेजल वर्ब्स होती हैं। फ्रेजल वर्ब्स जो हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक हम कह सकते हैं फॉर्मल और दूसरी हम कह सकते हैं इनफॉर्मल। हालांकि ये कैटेगरी हम बहुत ही ब्रॉडर व्यू में ले रहे हैं, क्योंकि फॉर्मल वर्ड्स की जगह फ्रेजल यूज करना बहुत ही आजकल मॉडर्न ट्रेंड में है, पर हम फिर भी उनको बेटर वे में समझने के लिए उन्हें 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर रहे हैं। हम इसका कुछ ही एग्जांपल्स लेंगे। जैसे आप देखिए फॉर्मल, अभी जो हमने सारे एग्जाम्पल्स लिए वो फॉर्मल हो सकते हैं। जैसे अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल लिया कॉल ऑफ का। कॉल ऑफ इज द सब्स्टिट्यूट फॉर, और वी कैन से अनदर वर्ड फॉर कैंसिलिंग। कैंसिल के लिए कॉल ऑफ। अब हम इनफॉर्मल देखें तो क्या होगा? जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं पिग आउट।
पिग आउट जो है एक इनफॉर्मल फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे फॉर्मल राइटिंग में, लेटर राइटिंग में, स्पीच देते वक्त या डिबेट में यूज करें तो इट लुक्स ऑड, इट डजंट लुक गुड, ये अच्छी नहीं लगती है। पर जब हम अपने हमउम्र में, अपने फ्रेंड्स में, पीयर ग्रुप में बात कर रहे हैं तो हम इसका यूज कर सकते हैं। वैसे तो पिग और आउट अलग अलग मीनिंग रखते हैं, आप जानते हैं, पर पिग आउट को जब हमने कंबाइन कर दिया तो इट क्रिएटेड अ न्यू मीनिंग। यहां पिग आउट का मतलब होगा बहुत ज्यादा खा लेना, जिसको हम ग्लटन बोलते हैं, बहुत ज्यादा खा लेने वाला, मतलब जो आपकी एपेटाइट है, आपकी जो हंगर है, उससे बहुत ज्यादा खा लिया तो आप पिग आउट का यूज कर सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं, आई पिग्ड आउट ऑन द केक्स इन द पार्टी टू मच, मैंने कल पार्टी में बहुत ज्यादा केक खा लिया, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा खा लिया, तो पिग आउट। अब पिग आउट क्या हुई? एक इनफॉर्मल फ्रेजल वर्ब हुई। तो इस तरह से हम फ्रेजल वर्ब्स को भी वर्ड पावर के अंदर लेते हैं। और वर्ड पावर जब हम अब बढ़ाएं तो ध्यान रखें कि हम फ्रेजल वर्ब्स भी याद करें, समझें और उनका बोलने में और लिखने में यूज करें। तो ये बात हुई वर्ड पावर के अंदर फ्रेजल वर्ब्स की। इसी के बाद हमने जो दूसरा टॉपिक लिया था, या जो दूसरा हमारा टॉपिक था, वो था फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या होती हैं? फ्रेजेस को हम हिंदी में देखें तो वो कह सकते हैं हम वाक्यांश, छोटे से शब्दों का समूह या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक मीनिंग बनाता है, वो फ्रेजेस होते हैं। आपने अगर ग्रामर अच्छे से पढ़ी है इंग्लिश की तो आपको पता होगा कि ग्रामर वाले पोर्शन में क्लॉजेस होते हैं, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज और रिलेटिव यानी एडजेक्टिव क्लॉज। इन क्लॉज के अलग इसी क्लॉज को शो करने के लिए फ्रेजेस भी होते हैं, जिनको हम नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज के नाम से जानते हैं। फ्रेज में क्या होता है? खुद का वर्ब और प्रेडिकेट ये सब उसमें नहीं होता है, जबकि वो क्लॉज में होता है तो वो फ्रेज कहलाती है। पर यहां चूंकि हम कम्युनिकेशन अच्छा करने के लिए फ्रेजेस को देख रहे हैं तो हम फ्रेजेस को यहां कैसे समझेंगे? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आपकी बात को बहुत अच्छे वे में कन्वे करे, कम्युनिकेट कर पाए आप, उसके लिए। तो हम जैसे फ्रेजेस देखें, एक फ्रेज है राउंड द क्लॉक। अब यहां राउंड द क्लॉक का मतलब क्लॉक के चारों ओर तो नहीं हुआ, यहां राउंड द क्लॉक का मतलब क्या हुआ? 24 घंटे, दिन रात किसी काम को। जैसे आई वर्कड रियली हार्ड टू अचीव सक्सेस राउंड द क्लॉक, तो मैंने पूरे 24 घंटे बहुत ही कड़ी मेहनत करी सक्सेस पाने के लिए या इस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो ये राउंड द क्लॉक क्या हुआ? एक फ्रेज हुआ। और हम देख सकते हैं कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जो हमें डेली कम्युनिकेशन में जरूर ही बोलने पड़ते हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सबसे पहले। अब हम हिंदी में भी बात करते वक्त ये शब्द कई बार बोलते हैं कि सबसे पहले तुम आए या सबसे पहले हमें आना है, इस तरह से। तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको याद करना ही पड़ेगा। इस तरह की कई फ्रेजेस हैं जो आपको डेली कन्वर्सेशन के लिए जरूर ही आने चाहिए, वरना आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा, आप प्रॉपरली हर बात को कन्वे नहीं कर पाएंगे। और भी कई फ्रेजेस हैं जो कई एडवर्ब्स के कई प्रोवर्ब्स के रूप में आपको सुनने को मिलते हैं, जो प्रोवर्ब्स बन गए हैं, कुछ एडेज बन गए हैं। एडेज मतलब ऐसी कहावत, ऐसी सेइंग्स जो बोलते बोलते बहुत ही जनरल रूल बन गई है। जैसे हम कहते हैं बेटर लेट देन नेवर, देर हो जाए भले पर कभी ना हो, इससे अच्छा बेटर लेट देन नेवर। तो ये क्या हो गई? ये भी एक फ्रेज हो गई। और भी कई फ्रेजेस होती हैं, जैसे कॉल इट अ डे। अब कॉल इट अ डे का मतलब दिन को पुकारना या बुलाना नहीं हुआ, बल्कि कॉल इट अ डे का मतलब हुआ किसी भी काम से बहुत थक जाने के बाद रिलैक्स करना। जैसे मान लीजिए हम दिन भर बहुत सारा काम कर रहे हैं और अब हम रिलैक्स होना चाहते हैं, वी आर रियली टायर्ड, वी आर रियली एग्जॉस्टेड, तो हम क्या कहेंगे? चलो इस काम को बंद करें। तो हम क्या कहेंगे? लेट्स कॉल इट अ डे एंड हैव अ सिप ऑफ कॉफी। मतलब चलो इस काम को अब यहीं रुक जाएं, बंद करें और चलो कॉफी पीते हैं, यानी लेट्स कॉल इट अ डे। तो ये सब फ्रेजेस होते हैं, ये भी इंग्लिश कम्युनिकेशन में बहुत ही जरूरी है, राइटिंग, वाइल राइटिंग और वाइल स्पीकिंग। तो ये वर्ड पावर में एक इंपॉर्टेंट सेक्शन था जिस पर हमें बात करना था, और आज हमने इस वीडियो में उसको कवर किया, फ्रेजल वर्ब्स और फ्रेजेस। इसके अलावा भी कई चीजें हैं। आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने आपको एक किसी सेंटेंस में बताया था एक वर्ड, दैट वाज ब्रंच।
BRUNCH, ब्रंच, जो मैंने आपको बताया था कि दो अलग अलग शब्दों के कॉम्बिनेशन से एक न्यू वर्ड क्रिएट होता है जो आजकल ट्रेंड में है, ब्रेकफास्ट प्लस लंच, तो वो हो जाता है ब्रंच, यानी ऐसे वक्त खाना खाना जो ना कि ब्रेकफास्ट का टाइम हो ना कि लंच का, बल्कि दोनों का वर्क करे, तो वो ब्रंच कहलाता है। इसी तरह कोई चीज एक गांव से जुड़ी हुई है, ग्रामीण है, तो वो रूरल होती है, शहरी है, नगरीय है, तो वो अर्बन होती है। पर एक ऐसा वर्क या एक ऐसा प्रोजेक्ट जो दोनों को प्रॉपरली या इक्वली इफेक्ट कर रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा? रूरल प्लस अर्बन इज इक्वल टू रर्बन। अब इसमें आप एक फर्क देखिए, जैसे हमने लिखा वही वर्ड रूरल और एक वर्ड है हमारा अर्बन। रूरल यानी ग्रामीण, अर्बन यानी शहरी या नगरीय। और इसी का एक हम दूसरा वर्ड देखें, वाटर, और एक वर्ड है फॉल। क्या ये दोनों वर्ड एक जैसे हैं? नहीं। ये जो ऊपर वाला कैटेगरी है इसको कहा जाता है पोर्टमांटू। पोर्टमांटू यानी क्या हुआ? जब दोनों वर्ड्स को मिलाया तो जाता है, पर इनमें से कुछ कुछ अल्फाबेट्स कम कर दिए जाते हैं। इसको हम जब देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? रूरल प्लस अर्बन क्या हो जाएगा? RURBAN, रर्बन। लेकिन अगर हम वाटरफॉल को जोड़ें तो वो क्या बनता है? वाटरफॉल। इसकी स्पेलिंग में से कोई अल्फाबेट को कम नहीं किया जा सकता, तो ये पोर्टमांटू नहीं कहलाता, ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड होता है। तो इन दोनों को अलग अलग समझना जरूरी है। ऐसे कई शब्दों की श्रृंखला, उनकी सीरीज आप याद करें, आपकी स्पीकिंग काफी इन्फ्लुएंसिव होगी और बहुत ज्यादा आपको इससे फायदा होगा। तो ये कुछ चीजें थी जो वर्ड पावर में हमें देखना था। हिंदी में भी हमने एक चीज पढ़ी थी, आपको याद होगा कि इंग्लिश इज अ कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड कैसे है? जैसे आप देखिए हिंदी में हम पहले देखें कि हिंदी में भी कॉन्टेक्स्ट होता है। एक वर्ड होता है थोड़ा, या इसी का दूसरा हम देखें थोड़ा या थोड़ी। इसका मतलब होता है जब आप किसी को हिंदी सिखाएं, मान लीजिए कोई नॉन हिंदी स्पीकर है और आप उसको हिंदी सिखाएं, तो आप बोलेंगे कि थोड़ा या थोड़ी का मतलब होता है अ लिटिल अमाउंट, मतलब कोई चीज की मात्रा कम होना, किसी चीज की मात्रा थोड़ी है तो वो थोड़ी हुई। पर जब आप किसी से बात करते हैं, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है जो कहीं बाहर ट्रैवलिंग पर, किसी ट्रिप पर जाने का प्लान कर रहा है, और वो आपसे कहे कि क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो, और वो कहे जवाब में कि मैं थोड़ी जा रहा हूं, यानी मैं नहीं जा रहा हूं, तो यहां थोड़ी का मतलब क्या निकला? नो या नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब हम उस नॉन हिंदी स्पीकर को इसका मीनिंग ये सिखाते हैं अ लिटिल अमाउंट, और वो उस चीज को याद रख ले, और कभी वो हमें इसी शब्द का प्रयोग यहां करता हुआ देखे नो के फॉर्म में, तो वो सोचेगा कि इसका मीनिंग अ लिटिल अमाउंट होता है या नो होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से थोड़ा या थोड़ी, इन शब्दों का मतलब बदल गया। एक जगह मेरे पास थोड़ा सा पैसा है तो वो लिटिल अमाउंट हुआ, या मैं कहूं मैं थोड़ी ना जाऊंगा, इसका मतलब नो। तो इसी तरह इंग्लिश में होता है। ये सारे शब्द होते हैं वो हमें समझने चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज है, तो पहले कॉन्टेक्स्ट समझें। ये कंफ्यूजन हमें बहुत ज्यादा होता है। आपने देखा होगा एक वर्ड देयर, THERE देयर, और THEIR देयर। ये जब आप देयर देखते हैं और कोई आपसे सेंटेंस बोल रहा है और आपको सेंटेंस को लिखना है, इफ समवन इज डिक्टेटिंग एंड यू हैव टू नोट इट डाउन, उस वक्त अगर आपको लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है या लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है समझने का, तो आप क्या गलती करते हैं? आप इस देयर की जगह ये देयर लिख लेते हैं या उसकी जगह ये लिख लेते हैं, जबकि इस देयर का मतलब होता है वहां और इस देयर का मतलब होता है उनका या उनकी, इस तरह से। तो ये एक पॉजेसिव है जबकि ये नहीं है, ये अलग एक वर्ड है। तो ये कंफ्यूजन इंग्लिश लैंग्वेज में भी बहुत होता है, उसे याद रखना चाहिए। इस पर चूंकि हमने ये बात की तो एक छोटा सा सेगमेंट हम इस पर भी लें कि ये क्या है। इनको एक कलेक्टिव टर्म में बोला जाता है होमोनिम्स। होमोनिम्स में दो अलग अलग टर्म है, एक कहलाती है होमोग्राफ्स और दूसरी कहलाती है होमोफोन्स। इसको हम बहुत लेंदी वे में नहीं समझेंगे, जस्ट शॉर्ट में समझेंगे। जब किसी भी शब्द में उसकी स्पेलिंग और कभी कभी उसका प्रोनाउंसिएशन दोनों ही सेम होता है तो वो होमोनिम्स होती हैं, पर उनका मीनिंग अलग होता है।
होमोग्राफ, ग्राफ से जैसा कि पता चलता है, ग्राफ मीन्स स्पेलिंग। तो अगर होमो यानी होता है एक सा, सिमिलर, तो अगर किसी की स्पेलिंग एक सी है और प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है या एक सा है पर स्पेलिंग एक जैसी है तो वो होमोग्राफ होते हैं, जबकि उनका मीनिंग अलग होता है। और होमोफोन्स, फोन्स का यहां पे मतलब हुआ साउंड। तो जब होमो का मतलब सिमिलर, अगर किसी का साउंड सिमिलर है मतलब उसको प्रोनाउंस करने का वे सिमिलर है पर मीनिंग अलग है, तो वो हुआ होमोफोन्स। तो ऐसे कई वर्ड सबको मिलते हैं, जैसे हम इसका एग्जांपल देखें छोटा सा, टू, टू और टू। तो टू, टू और टू लगभग एक जैसा प्रोनाउंसिएशन है पर तीनों का मतलब अलग है। ये क्या है? ये होमोफोन्स है। होमोग्राफ आपका ये देख सकते हैं, होमोग्राफ्स के आपको कई एग्जाम्पल मिल सकते हैं। जैसे आप देखिए, पहले अगर इसको आप देखें होमोनिम्स के थ्रू, तो होमोनिम्स में आपको मिलेगा एक वर्ड रिंग। अब रिंग के दो मीनिंग होते हैं, एक रिंग जो हम पहनते हैं रिंग फिंगर्स में, और दूसरा रिंग फोन वगैरह या इसकी जो घंटी होती है, जो बेल होती है, वो भी रिंग होती है। तो ये होमोनिम है। स्पेलिंग भी सेम है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम है बट मीनिंग डिफरेंट है। और होमोग्राफ में इसमें हम और भी देख सकते हैं, जैसे फाइन, FINE, फाइन। फाइन का मतलब अच्छा भी होता है और फाइन का मतलब किसी पर कोई चार्ज करना किसी चीज के लिए, वो भी फाइन होता है। तो स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, मीनिंग डिफरेंट है। और इसी में हम देखें एक और कैटेगरी होमोग्राफ। ये दोनों कैटेगरीज बेसिकली इस अम्ब्रेला टर्म के अंदर आती हैं। इसे हम अलग से देखें तो होमोग्राफ्स अगर इस कैटेगरी में हम देखें तो जैसे एक वर्ड होगा BOW, बो भी होता है और बाव भी। जब हम इसको बो प्रोनाउंस करें तो उसका मतलब होता है वो एरो या धनुष शायद, और बाव मतलब किसी के आगे पोलाइटली झुकना। तो ये स्पेलिंग इसका यानी ग्राफ्स इसका एक सा है दोनों का, लेकिन इनके मीनिंग अलग अलग है। तो इस तरह भी वर्ड्स को समझा जा सकता है। तो आप ध्यान रखें, या तो आप कैटेगरी वाइज वर्ड्स को पढ़ें, समझें, या एक साथ ही समझें। एक वे हमने और देखा था फील्ड वाइज याद करने का, वो भी एक अच्छा तरीका हो सकता है कि आपको जिस फील्ड में ज्यादा काम है, आप जिस फील्ड से जुड़े हैं या इन कमिंग फ्यूचर जुड़ने वाले हैं, उस फील्ड को पहले लें और वैसे वर्ड्स याद करें। पर सबसे जरूरी चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू यूज देम प्रॉपरली। आप उन्हें यूज जरूर करें, वरना आप बहुत सारा मटेरियल आपके माइंड में इकट्ठा तो हो जाएगा पर वो ज्यादा समय तक रहता नहीं है, क्योंकि हमारी जो सराउंडिंग है बहुत ज्यादा इंग्लिश स्पीकिंग सराउंडिंग नहीं है, तो वो वर्ड्स हम भूल सकते हैं। तो ये रहा, ये था वर्ड पावर के बारे में सारा कुछ। आई होप आपको वर्ड्स, उनके डिफरेंस, उनको याद करने के तरीके, ये सब समझ आया होगा। अब हम वर्ड पावर पर काफ़ी कुछ एरिया कवर कर चुके हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और हम इसमें अब देखें, जो हमने सेकंड चीज़ ली थी कंस्ट्रक्शन वेज या यूं कहें टेंसेस, तो हम कंस्ट्रक्शन वेज दो कैटेगरी में डिवाइड है। एक में हम पढ़ते हैं टेंस और दूसरे में हम पढ़ लेते हैं मॉडल्स, जिनको हमने ऑक्सिलियरी वर्ब नाम भी बताया आपको। तो हम दोनों को ही थोड़ा थोड़ा समझें या देखें। सबसे पहले टेंस क्या है? टेंस बेसिकली is a category that expresses time reference to the moment of speaking। जो टेंस हमें क्या बताता है? बेसिकली टाइम रेफरेंस देता है कि ये जो बात की जा रही है ये किस समय की है, प्रेजेंट की है, पास्ट की है या फ्यूचर की है। लगभग यही तीन टाइम रेफरेंस हमें सभी लैंग्वेजेस में मिलते हैं। इंग्लिश में हम इन्हें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कहते हैं। तो इन तीन तरह से, और ये कैसे चेंज होते हैं? वी यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स टू एक्सप्रेस द टाइम रेफरेंस। हम वर्ब का अलग अलग फॉर्म यूज करते हैं टाइम को बताने के लिए, और उनके साथ कुछ हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स कह लें या सहायक यानी हेल्पिंग वर्ब्स कह लें, वो दोनों मिलकर टाइम रेफरेंस देती हैं और मोमेंट ऑफ स्पीकिंग पर या मोमेंट ऑफ राइटिंग पर। और दूसरा मॉडल्स जो हैं, मॉडल्स मैंने आपको बताया मूड्स को शो करते हैं। मान लीजिए आप किसी को कोई सलाह दे रहे हैं, किसी बात के होने या ना होने की संभावना या प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, उस वक्त वो मॉडल्स के थ्रू एक्सप्रेस की जाती है। हम मॉडल्स को भी टेंसेस के थ्रू समझ सकते हैं, पर हमने इन्हें डिवाइड इसलिए किया है ताकि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड ग्रास्प देम इन इजियर वे। तो ये आसान होगा अगर हम दोनों को अलग अलग देखें। तो आज हम टेंस में सिर्फ एक छोटा सा टेंस समझेंगे, आगे फिर मॉडल्स और दूसरी चीजें समझेंगे। आप देखिए टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर।
इसमें हम प्रेजेंट को देखें, इन सब के भी चार प्रकार होते हैं जो आपने नाम बिल्कुल आपको याद ही होंगे। सिंपल, फिर कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट और फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें हम सिंपल देखें और इसको यूं ही आज ओरली समझ लेते हैं, फिर इसको राइटिंग में भी लेंगे और इसके एग्जांपल्स के थ्रू भी इसको समझेंगे। सिंपल प्रेजेंट में कौन सी चीजें आती हैं? प्रेजेंट सिंपल जो है वो वर्क्स ऑफ नेचर, हमारी डेली रूटीन, हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, ऐसी कई चीजें या रिपीटेटिव वर्क्स को भी प्रेजेंट सिंपल के थ्रू शो किया जाता है। जैसे हम देखें कि हैबिट्स ऑफ एनिमल क्या हुआ, जैसे घोड़ा घास खाता है या शेर दहाड़ता है, इस तरह से ये हैबिट्स ऑफ एनिमल है। अगर हम प्रकृति के कार्य यानी वर्क्स ऑफ नेचर देखें तो बारिश होती है, धूप पड़ती है, सूरज निकलता है, ये सारे प्रकृति के कार्य हैं, ये भी इसमें आते हैं। और हमारी डेली रूटीन, जैसे मैं सुबह उठता हूँ, फिर स्कूल जाता हूँ, स्कूल में पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ, फिर वापस आता हूँ, मंदिर जाता हूँ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी प्रेजेंट सिंपल में आती हैं। और रिपीटिशन भी इसमें ऐसा हो जाता है जैसे जो आप काम लगभग हमेशा करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं क्रिकेट खेलता हूं या मैं टेनिस खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट और आई प्ले टेनिस, तो ये क्या हुआ, एक दिन का वर्क ना होकर रिपीटेटिव वर्क है जो हम आगे तक रिपीट करेंगे या हमेशा करते हैं, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल की कैटेगरी में आता है। तो सबसे पहले हम टेंस और मॉडल से समझेंगे। एक मॉडल का भी छोटा सा एग्जांपल हम ले लें, जो मैंने बताया मूड्स को शो करना। इसमें हम सबसे पहले देखें, जैसे एडवाइस देना, किसी को कोई सलाह देने के लिए हम किस मॉडल का यूज करते हैं? SHOULD, शुड का। वैसे इसके कई यूज हैं पर इसका प्राइमरी यूज जो है वो किसी को कोई सलाह देने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम टाइम पर आप अपने किसी फ्रेंड को बोलते हैं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए ताकि तुम अच्छे से पास हो जाओ, तो आप कहोगे कि यू शुड स्टडी। तो ये शुड से हम क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं? एडवाइस वाला मूड एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो हम ये दो चीजें आगे और डिस्क्रिप्शन में समझेंगे और इसी के ऊपर आगे नेक्स्ट वीडियो हमारा इस पर बेस्ड रहेगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। थैंक यू वेरी मच।